हेलो। आज हम लोग सीटेट का दिसंबर 2018 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो पहला क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 31 नंबर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अशिक्षित दुकानदार, जहाँ आप जाते हैं दुकान में लेने, वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो देखिए सभी थोड़ा गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी तो है, पर सभी गणितीय समस्याओं को उससे हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा देखते हैं क्या है, उपयोग किए जाने गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनसे हम लोगों से भले गलती हो जाए सॉल्यूशन में, लेकिन उनसे जल्दी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा क्या है, अशिक्षित दुकानदारों उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ये देखिए सही है। क्यों? संबंधित समस्या का हल है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है उसके लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कि एक जैसे आपने बताया 4 + 5 ऐसे करने के लिए कहा गया 9, और दुकान वाला कर रहा है 4 ऐसे, और कैसे भी 4 दूनी 8 और 1 5, मतलब एक और, तो 9 करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या वैकल्पिक विधि या वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विधि होगी। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, एक शिक्षक को गणित शिक्षण कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह का मतलब है जिसको थोड़ा ज़्यादा आता है या कम आता है, या जो चीज़ में किसी चीज़ में निपुण है और किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे टाइप के बच्चों को। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रख कर। देखिए बच्चों को जैसे कि आप कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे आती है वो तुरंत आपको पहले आंसर कर देता है, जैसे नहीं आती है वो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन उस हिसाब से तो ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख करें। ठीक है, जैसे अब आपको मतलब मान लीजिए जिससे बिल्कुल भी नहीं आता है और जिससे बहुत कुछ आता है, ऐसे हमने आपके ग्रुप बना दिए। तो क्या है, अगर जैसे जिसको ज़्यादा आता है तो वो उसमें अपना निपटता रहेगा, वो एक दूसरे से सीखेगा, इसे ज़्यादा आता है तो इससे, और इसे बिल्कुल भी नहीं आता, जिससे थोड़ा बहुत आता है वो क्या है, इसका अनुसरण करेगा कि यार भैया हमें बता दो ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो इसे हिचक भी नहीं होगी इस बात करने में। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा आप उसी में तो काम करेंगे। ठीक है, चौथा देखिए ऑप्शन क्या है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर और उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रश्न देकर। तो क्षमता तो सबकी अलग अलग होगी ना, आप किसी एक के अनुसार दे ही नहीं पाएंगे, तो आपका चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। सिर्फ बचा क्या, दूसरा आंसर। तो आंसर आपका क्या सही होगा, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। पहला ऑप्शन क्या है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ये कुछ ज़्यादा सही है। देखिए क्या है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, कक्षा 1 में उसने ये सीखा, 2 में ये सीखा, 3 में उससे ज़्यादा सीखा, 4 में उससे ज़्यादा सीखा और 5 में उससे ज़्यादा सीखा। तो क्या है, कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है, ये कुछ सही है। अभी चलते हैं आगे। वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, नहीं, परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करना है हमें। परीक्षा तो हमें उनके खाली ज्ञान को कितना हमने अधिगम दिया है उन्हें, उसका परिणाम जानने के लिए होती है। ठीक है, चौथा क्या है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएँ। ऐसा कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स अभी नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा बचा, लेकिन पहले में देखिए क्या, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। उपलब्धि बढ़ाई जाएगी शैक्षिक सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण मतलब जब
पर आप पहले तो अधिगम देंगे ना, उन्हें सिखाएंगे, तब तो सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ा सकेंगे। और इसमें क्या है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये गणित का प्रतिफल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। कक्षा में एक कार्य कौन सा गतिविधि है। पहला क्या है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। देखिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को कविता के माध्यम से ही सिखाया जाता है कि उन्हें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये सही होगा। दूसरा देखते क्या, बच्चों द्वारा श्याम पट्ट से नकल करना। नकल करने से कोई ऐसे नहीं सीखता बिना समझाए, गलत हो जाएगा ये। तीसरा क्या है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। जब उन्हें सीख होगी तभी तो वो अन्वेषण कर पाएंगे। अन्वेषण तो जैसे क्या, अभी जैसे हम लोग थे, जब हम लोगों ने बीटीसी की टीचिंग की होगी तो उसमें क्या अन्वेषण ही तो किया हम लोगों ने, सिर्फ देखने गए कि क्या चल रहा है, कैसे होता है। हम लोगों को पता थोड़ा नहीं है ना, हम उसे चेक करने गए, सिर्फ खुद सीखने गए वहाँ पे क्या होता है। तो बच्चों का अन्वेषण में लगना, बच्चे अन्वेषण अपनी क्लास में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने ही स्तर में रह के अपने ही साथ वाले का अन्वेषण नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद इतने निपुण नहीं होंगे और वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ठीक है, शिक्षक तो समझाएगा, बात सही है, लेकिन ये क्या है, अपर प्राइमरी के लिए सही है, प्राइमरी के लिए ही सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ठीक है, तो 34 का आंसर नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, बोल रहा है उसमें। ठीक है, आवश्यक है नहीं, आवश्यक नहीं है। देखिए क्या है, गिनती के कौशल को विकसित करना है तो देखिए क्रमबद्धता, जैसे क्रम से चलना है तो जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो क्रमबद्धता तो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। संख्या का नाम, जैसे ये जो संख्यांक लिखा है इसे 1 बोलते हैं, ये 2 है इसे 2 बोलते हैं, ये 3 है इसे 3 बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, समूह बनाना। आवश्यकता नहीं है पूछा है, और इसने क्या बोला था, कौशल को विकसित करना, तो समूह बनाना। समूह जैसे क्या है, कक्षा में देखा होगा 10 बच्चे बैठे होते हैं और एक यहाँ से पढ़ रहा होता है। ठीक है, मतलब कविता के रूप में 1 2 3 4 ऐसे बोल रहा होता है, सारे उसे दोहरा रहे होते हैं, तो समूह बनाना तो होगा। एक संगतता, एक संगतता मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक संगतता मतलब एक या एक से अधिक या कोई भी, मान लो ऐसे एक संगत में रह के, जैसे अकेला संगत में रह सकता है क्या, ये एक के साथ एक में ऐसे ही, तो ऐसा क्या होगा, ये चीज़ें तो सही हैं दोनों। तीसरी, लेकिन चौथी क्या है, चौथी गलत है, एक संगतता नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी, अकेले आप बैठ के क्या सीख सकते हैं क्या, नहीं, आपका ऐसे मन नहीं लगेगा, और साथ में खेलते खेलते आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा गलत है, क्या, एक संगतता। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है आपसे, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ में आप क्या समझ सकते हैं, देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ठीक है, हाँ ये कुछ सही लग रहा है अभी, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, लेकिन बच्चे को ये थोड़ा ना कहा गया है कि ये वर्ग है कि आयत है कि क्या है। लंबाई गुणा चौड़ाई उसने बोला है, क्षेत्रफल तो सबका अलग अलग होगा। अगर हमने वृत्त बोला तो उसका क्षेत्रफल अलग होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल की अवधारणाएं एकदम सेम है, लेकिन आंसर तो मतलब अगर आप उसका फॉर्मूला याद करेंगे वो तो अलग अलग है ना। ठीक है, तो आपका ये तो क्या है, गलत होगा इसके लिए। तीसरा क्या है, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई बोल के सिर्फ क्षेत्रफल पे ही ध्यान दिया है, परिमाप पे कोई ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्या है, बच्चे की क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो बच्चा क्या आपका यही है कि लंबाई और चौड़ाई में उसने अगर उत्तर दिया है तो बच्चे ने अपने मन में किसी एक बंद आकार के क्षेत्रफल का समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, इसलिए उसने ऑप्शन नंबर 1 बताया है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या सही है देखते हैं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये अगर आप बाल विकास में देखेंगे तो ये बात एकदम सही है, तो इसे हम ऑप्शन में ले सकते हैं। पर आगे और देखते हैं क्या है। हर कोई गणित सीख सकता है, हाँ ऐसा तो है, हर कोई गणित सीख सकता है। और अगर आप देखें प्राइमरी स्कूल में तो सबको गणित सिखाई जाती है, वहाँ कोई बंटवारा नहीं होता कि नहीं आपके लिए गणित नहीं है या आपके लिए कोई और ऑप्शन है, तो सबको गणित सिखाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में ये ऑप्शन ज़्यादा सही है अभी। पर आगे देखते हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं, खेल खेल में सीखी जा सकती है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपके इन दोनों में बचे हैं। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक ऑप्शन यही सही है आपका कि गणित हर कोई सीख सकता है, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में सबको गणित सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हर कोई गणित सीख सकता है, यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है। ठीक है, एक सीट मतलब ऐसे कोई भी एक पेपर दिया, उसमें देखिए क्या दिया है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा है। समकोण वाले ऐसे त्रिभुज बना दिए होंगे उसने। ठीक है, ये हो सकता है सेम ना हो, एक ऐसा है तो एक ऐसा होगा, या एक ऐसे बना दिया होगा, इसमें यहाँ समकोण होगा, यहाँ बीच में यहाँ समकोण, इस टाइप से सीट उसने दी है। और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं होती, उसमें कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किसके बीच में होती है, एक समकोण त्रिभुज में। ऐसे ही तो होता है, ये कर्ण हो गया, 90 अंश के सामने कर्ण, ये लंब हो जाता है, और नीचे क्या होता है, ये आधार होता है। ऐसे ही तो होता है। तो यही चीज़ उसने क्या टीचर ने कही है, उसमें संबंध खोजने के लिए। तो देखिए उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है क्या, निगमन विधि नहीं, निगमन विधि नहीं, इससे अभी कोई चीज़ निकली नहीं है, बच्चा निकालेगा। ठीक है, व्याख्यान विधि, व्याख्या तो बिल्कुल नहीं है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला भी नहीं है। आगमन विधि है ये। ठीक है, आप देखेंगे कैसे। आगमन विधि का मतलब है हमने उसे क्या दिया था, एक सीट दी थी, उसमें त्रिभुज दिए हुए थे, और वो अब उनके बीच में संबंध को खोज रहा है। और हो सकता है सही भी निकाले या गलत निकाले, पर संबंध को निकालेगा तो। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, आगमन विधि होगी। ठीक है, बच्चों को सीट वितरित की जाने पर आपको आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। सत्य है नहीं बोला उसने, बोला सत्य नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। देखिए क्या, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक बनाएंगे तो उन्हें क्या है, बालकों की जानकारी ज़्यादा है, इसलिए शिक्षकों से हो सकता है त्रुटियां कम होंगी और ज़्यादातर सही होगा। तो ये ऑप्शन एक बार आपका सही हो सकता है। अगला देखते हैं क्या, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। बात सही है, संकल्पना मानचित्र एक क्रम में बनाई जाती है। ठीक है, कि पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है आपका, और इसने गलत पूछा है ना, तो आपका ये तो सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। बनी बात है, संकल्पना है आपकी पिछली एक अच्छी चीज़ जो आपको आती है, उसी से जोड़ के आप नई चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। चौथा क्या बोल रहा है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं को और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। हाँ बनी बात है, आप पुरानी चीज़ से नई चीज़ बताएंगे तो उन्हें जोड़ेंगे ना किसी भी लिंक से, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से गलत क्या है, संकल्पना क्या होगा, मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों द्वारा। अगर इन ऑप्शंस को देखते हैं तो ये 3 ऑप्शन सही होंगे। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी दूसरे विषय का शिक्षक है और वो किसी दूसरे विषय का अगर संकल्पना मानचित्र बना रहा तो हो सकता है वो गलत भी बना दे। ठीक है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 गलत है, लेकिन उसने पूछा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 39 का 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये तो छोटा सा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है, 2/3 प्लस 4/5 है। तो आपको पता है 2/3 प्लस 4/5, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। 3 और 5 का एलसीएम 5 3 15 ही आएगा, क्योंकि 3 3 से ही जाएगा और 5 5 से ही जाएगा, तो 5 3 15 ले लिया। अब इस पर भाग दिया, 3 5 15, 5 बार गया, और ऊपर से इनमें गुणा करा दिया था, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अगले देखेंगे प्लस का निशान लगा दिया, फिर 5 3 15, 3 ये और 3 चौको 12।
ठीक है। 12 और 10 कितना होता है? 22/15। ठीक है, 22/15 तो हो गया। लेकिन अब क्या है, ऐसा इसने कुछ दिया नहीं, अब सही बटे में निकालना पड़ेगा हमें। तो 15 का आप क्या करेंगे, 22 में भाग, तो 15 एकम 15, कितना बचेगा? 7। अब देखिए इसे सही बटे में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? अब सबसे पहले 1, फिर क्या होगा, जितना आपका रिमाइंडर बचा है, जितना भी शेषफल बचा है वो 7 ऊपर, और नीचे जिससे भाग दिया 15, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 1 सही 7/15। जो आपका क्वेश्चन था जिसे आप भागफल बोलते हो, 1 वो यहाँ पे आएगा, और 7 जो रिमाइंडर शेषफल बचा वो ऊपर आएगा, जिससे भाग दिया है डिविजन वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा 15। तो 1 सही 7/15 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में उसने क्या कहा है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए ये कुछ चतुर्भुज टाइप्स के दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक नहीं है, पहले आप देख लीजिएगा क्या दिया, ठीक नहीं है, गलत पूछ रहा है वो। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? देखिए समांतर चतुर्भुज की सिर्फ एक ही सिंगल परिभाषा क्या होती है, कैसा भी त्रिभुज बना हो, समांतर मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, बस समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो समांतर चतुर्भुज एक आयत भी समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कहने का मतलब बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी 4 भुजाएं हैं दिख रही बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। नहीं, ये तो चारों समांतर चतुर्भुज हैं। तो एक ऑप्शन आपका पहले ही निकल गया है कि ये गलत हो सकता है। लेकिन आगे और देखते हैं, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। समचतुर्भुज का मतलब समझते हैं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के एकदम भाई भाई हैं। समांतर चतुर्भुज में डेफिनेशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और समचतुर्भुज में होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। वर्ग का भाई आप समझ लीजिए, वर्ग का भाई। तो वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, 90 अंश का कोण बनता है सारों में। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, हो सकता है 90 अंश का ना बने, ऐसे बन जाए। तो ये सारी क्या होंगी, रेखाएं जितनी भी हैं इसकी भुजाएं ये बराबर होंगी। तो समचतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। देखिए 2 दिख रही हैं इसमें, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अगला देखते हैं, इसमें से 2 आयत हैं। देखिए एक तो आपको आयत ये दिख रहा है और दूसरा आयत ये हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही होगा। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, हमने आपको बताया आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो समांतर चतुर्भुज हैं। देखिए इसमें दिख रही हैं बराबर, इसमें भी दिख रही हैं बराबर, इसमें भी दिख रही हैं बराबर, इसमें भी दिख रही हैं बराबर। ठीक है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही है। तो आपका बचा बस यही जो है पहला गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है, तो इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यही एक गलत ऑप्शन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 41 का 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले देखिए ये रोमन लिखा हुआ है, XI आप किसे बोलते हैं, 11 को बोलते हैं, और 11 11 11, और रोमन अगर आपने पढ़ा है तो 11 11 11 रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट सिर्फ रोमन में 10, 100, 1000 ऐसे ही रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, या 1 1 1 रिपीट हो सकते हैं, वो भी 3 बार, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो 11 11 11 तो होगा ही नहीं। और उसने बोला 11,1111। देखिए ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो काट ही चुके हैं। तीसरा 11,1111 क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए उसमें छोटा सा दिमाग दिया है क्वेश्चन में, 11,000 पहले तो 11,000 उसने बोला, ठीक है, 11,000 और फिर 1111 बोला है, तो 1111 और, तो आप क्या करेंगे, इसे टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। उसने बोला है 11,1111, तो आपने पहले 11,000 लिख लेना है, ऐसे लिख लिया, और फिर 1111 और, तो आप 1111 और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 2 और 1, ये क्या बना, देखिए 12,111 बना। उससे कहने का मतलब, क्योंकि 11,000 हो चुका है, 1100 का मतलब 1,100 और 11। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसने थोड़ा सा दिमाग खेल दिया है, इसलिए आपको ध्यान देना है। 11,000 आप ऐसे लिख लेना अलग, और 1111 आप अलग लिखना, और दोनों को ऐड कराना। देखिए आंसर क्या आएगा आपका, 12,111 आपका आंसर आएगा। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, बिंदु A और B नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ बना हुआ है कोई भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना तो पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। देखिए ये 25,000 था और ये 39,000 है। इसके बीच में कितने बिंदु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 बिंदु आए हैं इनके बीच में, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 39,000 आपका ये था और 25,000 आपका ये था। तो पहले डिफरेंस निकालो कितने का है, 0 0 0, 9 में से 5 दिया 4 और 1, 14,000 का डिफरेंस है। और बीच में बिंदु कितने आए थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7।
7 बिंदु आए थे और 14,000 का डिफरेंस है, मतलब एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना ऐसे, ये कितने की है, ये 2,000 की है। ठीक है, 2,000 पॉइंट्स की है बीच में। ठीक है, अब देखिए क्या ये आपको बात समझ में आ गई कि इतने की दूरी जो है, इतने की दूरी ये कितनी है, 2,000, क्योंकि ये पूरा 14,000 का डिफरेंस है और 14,000 है और बीच में 7 पॉइंट है, तो मतलब क्या है, 1 पॉइंट 2,000 वर्ग इकाई का है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन ने बोला ए और बी नीचे के नंबर रेखाओं प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ए और बी की बीच दूरी पूछ रहा है। देखिए ए कहाँ पे है आपका, ए ये है और बी आपका ये है। ठीक है, अब आप ए और बी के बीच की दूरी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। ये 11 इकाई आई है इसकी, आपने 11, लेकिन एक इकाई जो एक डिब्बा था वो कितने का था, 2,000 का था। तो देख लीजिए यहाँ पे आप कितने आ जाएंगे, 11 दूनी 22,000 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका समझ में आ गया। पहले आपने एक बिंदु के बीच की दूरी निकाल ली, फिर इसके बिंदु गिने कितने आए थे, 11 बिंदु थे इसके बीच में, तो 11 बिंदु के रियल में क्या होगी डिस्टेंस, 2,000 थी एक बिंदु की, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 22,000 इकाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, 43 का 3। पहले आप क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की एक दूरी निकाली है आपने, फिर जो दूरी निकल आई है उससे फिर पॉइंट गिन के और फिर मल्टीप्लाई करा के आप इसकी दूरी निकाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है 3 सही 1/4 kg चीनी के 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए हमने आपको बताई थी, पहले तो इसे सही बटे में कर लो, 3 सही 1/4 किलो चीनी है, तो 4 तियाँ 12, 12 और 1 13, 13/4 kg हो गई। ठीक है, अगर आपको हम सीधे ऐसे बताते कि आपके पास कितनी 10 किलो चीनी है और 2-2 किलो के पैकेट बनाने, तो आप क्या करते, 10 में सीधे 2 का भाग दे देते, बता देते 5 पैकेट। ठीक है, जैसे कैसे 10 किलो चीनी थी और हमने कहा 2-2 किलो के पैकेट बनाने हैं, तो आप सीधे 10 में भाग ही देते, सीधे 5 निकालते। सेम बस यहीं पे भी वही करना है, बस थोड़ा क्या भिन्न दी है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, सीधे आपको वही करना है। कहने का मतलब आपने ये निकाल लिया, देखिए टोटल चीनी आपके पास इतनी आ गई है और पैकेट कितने के बनाने हैं, 1/16 kg के, तो भाग ही तो देना है सीधे सीधे, बस भिन्न का भाग देना है। तो भिन्न का भाग देना हमने आपको पिछली एक क्लास में बताया था, देखिए कैसे 13/4 हमने ये लिखा और इसके बटे में क्या लिख दिया, 1/16, देखिए हमने भाग दे दिया। ठीक है, बस ये तो किया, भाग देने के लिए जैसे इसमें कर रहे थे वैसे इसमें कर दिया, भाग दे दिया हमने। अब देखिए क्या, इसको सिखाने के लिए हमने आपको बताया था ऊपर वाले से नीचे वाले का गुणा ऐसे, और बीच वालों का बीच वाले से गुणा कैसे, देखिए 13 × 16 और नीचे क्या होगा 4 × 1। ठीक है, अब इसे काट लो, 4 चौको 16 और 13 चौको 52/1, मतलब 52 ही तो होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर नंबर 4, देखिए 44 का आंसर नंबर 4 52 होगा। सेम वही क्वेश्चन है, केवल भिन्न दी थी, तो आपको करना सिर्फ वही है जो वो बोल रहा है, बस ये भिन्न है तो भिन्न के हिसाब से कर दिया है। तो क्या आ गया आंसर आपका 52, जो ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा हुआ है यही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या कह रहा है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है, देखिए 18:40 है। ठीक है, 18:40 का मतलब आप समझते हैं, शाम का 6:40, 6:40 PM होता है। ठीक है, 12 6 18, तो 18:40 मतलब 6:40 PM, और रात में 22:20, मतलब 22 का मतलब समझते हैं 12 10 22, तो 10:20 PM लिखा हुआ है। ठीक है, आपने 6:40 पे यात्रा करना शुरू की थी। ठीक है, 6:40 पे हम ऐसे देखते हैं, 6:40 पे आपने यात्रा शुरू की है, 6:40 में आप 20 मिनट, देखिए आप क्या करिए 20 मिनट 0 घंटे 20 मिनट आपने इसमें ऐड किए, तो कितना बजा दिया आपने इसमें, 7 बज गया। देखिए घड़ी में 7 से 10 में आइए पहले, 7 8 9 10 ऐसे, तो 7 से 8 आए तो 1 घंटा, 8 से 9 2 घंटा, 9 से 3 3 घंटा हो गया। ठीक है, 1 2 3 घंटे हो गए, और 3 घंटे 20 मिनट बोले हैं इसमें, तो 3 घंटे 20 मिनट आप ऐड कर दो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आपने 7 बजा लिए, 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 2 घंटा, 9 से 10 3 घंटा, 3 घंटे ये हो गए, और 20 मिनट और थे, 3 घंटा 20 मिनट ये, और 20 मिनट आपने पहले चला था देखिए 7 बजे पूरा करने में, बस अब इसे ऐड करा दीजिए, ये 40 हो गया, और 3 तो कितना बजा, देखिए 3 घंटा 40 मिनट आपकी यात्रा में लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए 3 घंटे 40 मिनट। तो हरीश को यात्रा पूरी करने में समय कितना लगेगा, 3 घंटे 40 मिनट लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है
200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा है क्या पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप कर तो लेंगे, आप जो ट्रिक है उससे भी कर लेंगे, लेकिन सबसे आसान क्या होगा, आप इसे ऑप्शन से करिए तो सबसे आसान होगा। देखिए बताते हैं हम कैसे करना है आपको। देखिए 200 ml और 300 ml के बर्तन लेने हैं, ठीक है, और भरना कितना टोटल ये भी देख लीजिए, 2000 ml भरना है, सिर्फ हमें 2000 ml भरना है ना आपको। तो देखिए 2000 ml भरना है आपको, और आपके पास 200 और 300 ml के बर्तन है। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 4 और 4 लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है 4 बार ये डालना है, 4 बार ये डालना है। तो आप 4 बार ऐसे डालेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 800। देखो इससे कितना इकट्ठा होगा, 800 ml ये हो जाएगा, और दूसरा 3 चौको 1200 ml इससे इकट्ठा हो जाएगा। देखो 2000 हो जाएगा ना, आराम से हो गया 2000। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं 7 और 2। देखिए पहला 200 का था, 200 में 7 डालोगे कितना हो जाएगा, 1400 ये हो जाएगा। और फिर दूसरा 300, 3 दूनी 600 ये हो जाएगा। तो देखो 2000 ml इससे भी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, 2000 इससे ml भर गया। ठीक है, 6 और 3 लिया तो 6 दूनी 12, 200 ml वाले 6 कितने हो गए, 1200 प्लस 300 ml वाले 3 तिरका 900, ये देखिए 2100 पहुँच गया है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अगला भी चेक करा देते हैं आपको। 1 और 6 ये तो सीधे क्या होगा, एक कितना हो गया, 200 ml का एक, तो 200 ml का एक ही हो गया। 300 ml के 6 तिरका 1800 ml कितना हो गया, देखिए 2000 ml ये भी हो रहा है। तो कौन सा है जो 21 ml जा रहा है, गलत है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप अपने ट्रिक से करते या अपनी विधि से करते तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से आप इसे बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, आपने सारे ऑप्शन चेक करा दिए, जिसका गलत था वो आपका देखिए आंसर आ गया। इसलिए 46 का आंसर नंबर 3 यही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, 7.1 निम्नलिखित में से 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमानित कौन सा है। देखिए अनुमानित के लिए हम आपको बता दें, कक्षा 3 और 4 की चीज़ है अनुमान लगाना। जैसे कोई भी संख्या लिखी जाती है, हमने लिखा मान लीजिए 14 लिख दिया, 13 लिख दिया, 18 लिख दिया और 19 लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं से आप अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि अनुमानित बताइए अनुमान में ये कितनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए आप लास्ट की संख्या देखिए, अगर ये लास्ट की संख्या में अगर 1, 2, 3 और 4 है तो क्या होती है, वो संख्या वही हो जाती है जो है उससे पहले वाली। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल में हमने कहा आपसे, जैसे हमने ले लिया आपको 6.4 ले लिया है, और इसे आप अनुमानित लगाएं तो देखिए लास्ट में 4 है, तो इसे आप क्या मानेंगे, ये सिर्फ 6 ही मानेंगे अनुमानित में। जैसे नहीं हम लोग बोल देते हैं लमसम वाली जो चीज़ बोलते हैं, वो लमसम अनुमानित ही होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला 7.32, ठीक है, और हमने कहा अनुमानित बताओ कितनी है, तो आप क्या बताओगे, इसे सिर्फ 7 बताओगे। ठीक है, और यही अगर हमने बोल दिया कितनी 7.68 है, तो देखिए 7.68 कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 तक का तो होगा, तो क्या होगा उससे पहले वाला हो जाएगा। जैसे 7.3 था तो तीसरा हट जाएगा, बचेगा वही। और यदि 5 या 5 से आगे 9 तक का, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारी संख्याएं अगर हुई तो क्या होगा, आपका एक अगला चला जाएगा। जैसे 7.68 है, इसे अनुमानित में आप क्या बोलोगे, 8 बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है पॉइंट में या उसके बड़े वाले के बगल में जो संख्या है वो 4 तक है या 4 से छोटी है, तो आपकी वही संख्या हो जाएगी, बाकी सब बढ़ जाएगा। और अगर 4 से बड़ी 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या 9 तक है, तो वो क्या होगा अनुमानित में, अगला संख्या आ जाएगा। जैसे अगला संख्या आ जाएगी, जैसे 7 था, 7 था, ये 7 में क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 8, तो 7.68 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर 1 से 4 तक है तो उससे पहले वाली, मतलब जैसे 7, जैसे आपने ले लिया 6.4 लिया, तो इसे आप 6 बोल सकते हैं। और 6.5 या 6.5 से आगे कुछ भी होगा तो इसे क्या बोलेंगे आप, 7 बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.1 है। देखिए 7.1 है, देखिए 0.1 ही तो है, हमने क्या कहा था 4 तक देखना, तो इससे पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7.0 हो जाएगा। गुणा ये देखिए 3.85 है, 8 है 3.8, मतलब इसे क्या आप 4 बोल सकते हो आराम से। नीचे क्या देखिए 9.09, तो 0.9 1 से बहुत छोटा है, तो क्या करोगे आप 9.1 ही तो बोलोगे, तो 9.1 का ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो इसे आप क्या बोलोगे, 9 ही बोलोगे। तो क्या आ जाएगा 7 गुणा 4/9। ठीक है, समझ आ रहा हुआ। जैसे 7.1 था तो इसे 7 लिख सकते हैं, 3.8 था तो इसे 4 लिख सकते हैं, 9.0 था तो इसे आप 9 लिख सकते हैं। तो क्या आया 7 गुणा 4/9 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। ठीक है, तो 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर अगले ने कहा है 48 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यदि ग्रिड के एक छोटा सा वर्ग जो है, जैसे ये सारे ग्रिड बोले, इस वर्ग को एक ग्रिड बोलते हैं, और आपकी देखिए आकृति क्या है, ये बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी आकृति बनी हुई है। इसने क्या बोला, एक छोटा वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड का बनाया गया आयतन का परिमाप। सबसे पहले आप इसे पकड़ेंगे, ये क्या बोल रहा है, 4 वर्ग इकाई। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग इकाई, वर्ग मीटर है तो या वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इकाई का मतलब है ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आ गई बात आपको, ये आपके ध्यान रखना है। अगर वो वर्ग इकाई बोल रहा है तो वर्ग इकाई सिर्फ क्षेत्रफल में ही होता है। अगर ये क्षेत्रफल नहीं होता तो इसे क्या बोलता है, ये सिर्फ 4 इकाई बोलता। और उसने क्या बोला, 4 वर्ग इकाई बोला, तो इसका मतलब वो एक छोटे से ग्रिड या एक छोटे बॉक्स का क्या है, वो क्षेत्रफल बता रहा है, 4 वर्ग इकाई है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो इसकी भुजा कितनी होगी, देखिए क्या होता है, अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर होगा तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 था, आपने मान लिया x, तो x स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 2 आ गई। मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 हो गया तभी तो 4 आया है, भुजा स्क्वायर। तो क्या होगा, एक जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 2 इकाई है। उसने क्या बात की थी, छोटा वर्ग जो है 4 वर्ग इकाइयों का है। 4 वर्ग इकाई मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा था। उस क्षेत्रफल से हमने इसकी एक भुजा निकाली, तो एक भुजा कितने की आ गई, 2 इकाई की आ गई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप होगा। देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। या देखिए परिमाप हमने बताया था, आप एक बिंदु से चलिए और सबको ऐड करके चले जाइए और उसी बिंदु पे आ जाइए, जितना होगा टोटल वो भी परिमाप होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो देखिए फॉर्मूले में अगर कैसे लगाएंगे, तो 2 ऐसे हो गया, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 2 2 2, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गई है। और चौड़ाई कितनी है, 4, 2 8 4 12, 12 दूनी 24 आंसर आ गया आपका। देखिए 24 वर्ग इकाई आपका दूसरा नंबर आंसर है। फिर भी अगर आप परिमाप का फॉर्मूला बाई चांस भूल जाते हैं, कोई आपके अंदर कन्फ्यूजन आती है, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर लोगे, 2 2 2 2 2 2 ये भी थे, यहाँ पे भी आप 2 2 लिख डालोगे सब, ठीक है। ये और ये ध्यान रखिए, यहाँ मत लिखिएगा जो इसे ऐड कर लें, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए, ये कितने थे, 4 थे, और ये कितने हो गए, 8 9 10 11 12, 12 2 हो गए हैं, तो 12 2 हो गए हैं, तो 12 दूनी 24 निकल आएगा सीधे, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 2 इससे भी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। देखिए प्रत्येक में 75 अंक, आपके अगर 5 विषय हैं, 1 2 3 4 5, तो उसने 75 75 75 75 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इसके प्राप्त अंकों की माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका पता है आपको क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है जो बीच वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। माध्यिका का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर दिए उसमें जो सबसे बीच में बैठा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे ये तो बहुत ही सिंपल है। माध्यिका अगर आपको डिफरेंस नंबर देता तो आप क्या करते, सबको ऐड करके 5 करके सबको डिवाइड करते आपस में, तो आपकी माध्यिका निकलती बीच में जो बराबर थी। लेकिन इसने क्या कहा है, 5 विषयों में प्रत्येक में हर एक विषय में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो सारे 75 75 होंगे। और माध्यिका पूछ रहा है तो बीच वाला जो आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 3 होगा, इसमें भी तो उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, सीधे सीधे 75 हो जाएगी, ठीक है। माध्यिका हमने आपको बताई जो बीच में होता है, और उसने बोला प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो बीच वाले सब्जेक्ट में भी तो 75 प्राप्त किए होंगे, इसलिए बीच वाला सब्जेक्ट और माध्यिका सेम होगी, इसलिए माध्यिका भी इसकी क्या होगी, 75 ही होगी, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, दिए गए ठोस में से निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। मोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे देखिए पहला आपको ये दिख रहा है, पहला अगर आप इसे मोड़ लोगे, यहाँ से आप ट्राई मारेंगे तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो ये सीधे नहीं होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये एकदम ही अलग है, कोई होगा नहीं। इससे भी नहीं बना सकते हैं आप, सिर्फ इससे बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, घर में एक कागज़ लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे, उसे ऐसे त्रिभुज से बीच से काट लेंगे, ठीक है। त्रिभुज जब काट लेंगे फिर आप इसे फोल्ड करेंगे, किसे, यहाँ से ऐसे, ये आ जाएगा, इधर आएगा, देखना आप ऐसे ऐसे आएगा तिरछा, और ये भी ऐसे तिरछा आ जाएगा, ठीक है। तिरछा जब मुड़ के आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप इसे यहाँ से मोड़ देना, तो ये क्या बनेगा, ऐसे टाइप से एक देखना एक त्रिभुज बन जाएगा, जिससे यही आकृति फॉर्म होती है। आप बना के चाहे देख लेना, एक ऐसे पेपर फाड़ना, इसे पूरा मोड़ लेना इधर, इसे पूरा मोड़ लेना इधर, और इसे ऊपर मोड़ देना, ठीक है। देखना आपको एक ही त्रिभुज बना हुआ मिलेगा इसमें, ठीक है। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आता भी है वहाँ पे आंसर में, तो आप पहले क्या करोगे, एक कागज़ फाड़ लेना वहीं से किनारे से, और उसी कागज़ को फाड़ के बना लेना, और फिर जैसे ये तो आपका एडमिट कार्ड होगा, आप एडमिट कार्ड से भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। चलते क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर 51 में बोला निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है। देखिए लाल भाग 1/2 है, देखिए बोला उसने, और इसी की वैल्यू कितनी थी है 40। तो हमने मान लिया पूरा भाग x था, ठीक है, माना पूरा भाग, आप इसे लिखेंगे नहीं, आप सीधे मान लेंगे x था। तो x था तो लाल भाग कितना है, x/2 है, x का आधा मतलब x/2, और इसकी भाग की वैल्यू कितनी है 40 दी है। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, 1/2 बराबर 40, तो पूरा कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो ये पूरा चलकर कितने का हो गया 80 का हो गया ना, आधा भाग लाल था और आधे भाग की वैल्यू 40 बोल रहा है, तो 40 आधा 40 ये भी, आप इसे डायरेक्ट निकाल देंगे तो 80 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो सफ़ेद भाग क्या है, सफ़ेद भाग देखो क्या है 1/8 दिया है, 1/8 दिया है सफ़ेद भाग, और पूरा है कितना 80 तो है पूरा, आपने निकाला 180 तो निकाल दोगे 8 10 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो 10 आ रहा है। समझ गए होंगे आप, ये 40 था तो पूरा भी 40, तो पूरा 40 40 कितना हो गया 80 हो गया, सफ़ेद भाग 1/8 है तो 80 का 1/8 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित या निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। देखिए इसे बड़े आराम से निरीक्षण कीजिएगा, ये आपको तिरछा दिया हुआ है, चित्र जो दिया है वो तिरछा दिया हुआ है। अब देखो देखना आपको कैसे है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस का ऊपरी सतह का दृश्य है। देखो आपको हम बता दे रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे अच्छे आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, इसे आप जब एकदम ऊपर से झांकोगे, एकदम मान लो जैसे इसी ब्लॉक के ऊपर खड़े होकर आप इसे देखोगे और ऊपर से कैमरे से फोटो लोगे, तो ये जो नीचे ऊपर दिए हैं ये आपको दिखेंगे नहीं, नीचे ऊपर आपको सीधे सीधे 4 बॉक्स दिखेंगे, क्योंकि ये 4 हैं तो ऊपर से आपको ये सब बराबर दिखेंगे। आप इसे जब बगल से थोड़ा सा अगल बगल से देखेंगे तभी दिखेगा ऊपर नीचे, आप सिर्फ ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ बराबर 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 दिखेगा, ठीक है। सारे ऑप्शन जैसे आपने देखे तो आपको क्या दिख रहा है, आपने सीधे ऐसे देख लिया, आपने सीधे क्वेश्चन में देखा तो आपने ये आकृति बना दी, तो आपने क्या ये आंसर ले लिया, लेकिन इसका आंसर ये गलत होगा। सीधे अगर देखोगे तो एक पॉइंट तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपका ये तो गलती है, 3 है नहीं तो ये भी गलती है, तो आपको दिखेगा क्या, सिर्फ ये दिखेगा। अगर आप जस्ट ऊपर देखो, ठोस का निरीक्षण कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। आप सोचिए आप एक ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और ये एक मकान है, तो आपको एक कैसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा आपको दूर से, ऐसा तो बगल से दिखेगा, जब आप बगल वाले घर से देखेंगे तब। ऊपर से देखेंगे तो ये आपको एकदम समान दिखेगा कि चारों ब्लॉक्स जो हैं वो एक समान दिखेंगे, ठीक है, तो चारों ब्लॉक्स बराबर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऊपर से उसने कहा इसलिए ऊपर से देखना है आपको, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। लागत देखते हैं, देखिए 250 रुपये, 250 के प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। मान लीजिए आपने कोई 200 पैकेट खरीदने हैं और एक पैकेट की कीमत 250 रुपये है, और आपको खरीदने कितने हैं 200 पैकेट खरीदते हैं, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं, प्रत्येक 250 मतलब यही 50 रुपये, प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन खरीदने हैं। 20 दर्जन का मतलब समझ रहे हैं, 250 रुपये के कितने खरीदने हैं आपको, 20 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 होते हैं, और 20 दर्जन खरीदने हैं तो कितने हो गए 12 दूनी 24, तो ये तो 240 हो गए। देखिए अब 200, ये आपको अगर आपको हम आपको बाज़ार भेजें और कहें हम आपको 250 रुपये के 200 पैकेट लेके आने हैं तो क्या होगा, और एक बोले 250 के पैकेट 240 लेके आने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा कौन होगा इसमें, ज़्यादा तो यही होगा ना, पैसा सबसे ज़्यादा तो इसी में खर्च होंगे ना, इसमें तो कम खर्च होंगे इससे। तो देखिए क्या है, किसकी लागत अधिक है, लागत मतलब किस में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो देखो अपने आपको बताया 250 के 200 पैकेट और 250 के 240 पैकेट, तो कौन सा महंगा होगा, यही महंगा होगा ना 240 पैकेट वाला, तो कौन सा महंगा होगा, ये दूसरा नंबर सही होगा। तो क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, इसका दूसरा नंबर, 1 और 2 दोनों बराबर है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, गणना नहीं की जा सकती, नहीं ऐसा भी नहीं है, एक ना, ऑप्शन नंबर 2 जिसकी लागत अधिक है वो कौन सा है, 250 के प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए 53 का 250 के 20 दर्जन ये एक अधिक है, इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है -1 + 1, ये सब दुनियादारी ऐसे सीधे सीधे सीरीज बना के दी है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 इस टाइप से का सम संख्यक पदों तक का योग क्या होगा। देखिए सम संख्यक, आप अगर देखो पहले प्लस से स्टार्टिंग हुई और माइनस की बंद हुई, अगर आप सम ले तो मान लो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, सम का मतलब 1 2 3 4 5 6, संख्या 6 ले लो आप, जैसे आपने 6 ली तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो भी 0 आ जाएगा। अगर 8 भी ले लो आप, देखो यहाँ पे +1 - 1 तो ये भी कट जाएगा। तो आप अगर आपने विषम ले ली, ये तो सम का था, अगर आपने विषम ले ली 1 + 1 - 1 + 1 तो देखो ये तो काट जाएगा, 1 बचेगा,
अगर और आप ले लो -1 +1, तो देखो ये से काट देगी, 1 बचेगा। तो अगर आपने सम लिया तो 0 आएगा, विषम लिया तो क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, का सम संख्यक पदों तक का योग। सम संख्यक आप चाहे 8 ले लो, 16 ले लो, 2 के पहाड़े से डिविजिबल कोई भी नंबर आप ले लोगे तो उसमें क्या होगा, आपका हर बार क्या आएगा, इनको एडिशन करने में, इनका योग करने पे सम संख्यक पदों तक का योग क्या होगा, 0 ही होगा। 0, ऑप्शन नंबर 4 देखिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 54 का आपका आंसर नंबर 4 0 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। देखिए पहला क्या है, गणितीय भाषा का विकास। ठीक है, देखते हैं, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये सही है, सटीक देंगे आप आंसर तो ही तो अच्छा वाला है कि आपको मैथ्स आती है। तर्क कौशल का विकास, पहली चीज़ ये मिली है, दूसरा भी एक डाउट वाला था। चौथा देखते क्या, गणितीय उदाहरणों को समझना, तो आप पढ़ रहे हैं तो समझेंगे, तो ये दोनों तो सही है। अब देखिए क्या, गणितीय भाषा का विकास, अगर कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को समझ के आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, तो उसे क्या बोलेंगे, गणितीय भाषा का विकास ही तो बोलेंगे। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, तो ये भी दोनों सही थे। तीसरा क्या था, तर्क कौशल का विकास, और हमने आपको पहले ही बताया है, प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो अपना तर्क विकसित नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा, यही होगा, तर्क कौशल का विकास, वो तर्क कौशल का विकास कक्षा 5 तक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, क्योंकि उसने बोला है किस पर ध्यान नहीं देना है, तो हमें तर्क कौशल के विकास पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक कक्षाओं में आप जाना है और गणित सिखाना है उन्हें, गणित अवधारणा का विकास करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर क्लास में पहुँचे तो देखिए सबसे पहले क्या चित्र बनाएंगे, चित्र में बच्चों को पता ही नहीं क्या होगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों का उपयोग करेंगे, नहीं, अनुभव प्रदान करेंगे, नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा के माध्यम से समझाएंगे, वो जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा से समझना पसंद करते हैं, जिस भाषा से वो ज़्यादा समझ सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे, उस भाषा में उसे समझाएंगे। तो आपका ऑप्शन 1 ये पहला हो जाएगा। ठीक है, आपने भाषा से उन्हें समझा तो दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप उन्हें क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे। अनुभव प्रदान करने का मतलब आपने पहले उन्हें भाषा से समझाया, फिर आपने उनको याद कराया कि देखो आपने कल ऐसी चीज़ ये ऐसी छुई होगी तो इससे ये, तो वो अपने पीछे पास्ट को जब याद करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ इससे चीज़, अब उन्होंने क्या किया, इससे रिलेट किया, जो भाषा आपने समझाई है उससे उसको रिलेट किया, तो उसे अनुभव दिया। ठीक है, तो दूसरा तो क्या होगा, यही हो जाएगा। जब उन्हें अनुभव हुआ, फिर तीसरा क्या दिखाया आपने, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया। प्रतीकात्मक, अब वो कैसा दिख रहा था, क्या था, अगर आपने टेडी बियर बनाया तो आपने टेडी बियर दिखा दिया, देखो ऐसा होता है टेडी बियर। ठीक है, ऐसा कुछ भी आपने दिखाया तो क्या किया, आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किया, ये तीसरा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको एकदम सेम टू सेम वो चीज़ दिखानी है जो आप उसे बताने जा रहे थे या जो चीज़ आप उसे सिखाने जा रहे थे। तो क्या हुआ, आपने पहले भाषा समझाया, फिर उसे अनुभव दिया कि आपने देखिए ऐसा कुछ देखा था, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किया उसका, क्या होगा ऐसा, और फिर चौथी वो होगी जो आपने सिखा रहे थे, आपको सीधे सीधे वही दिखा देना है। तो देखिए क्या होगा इसका क्रम, ये 1 2 3 4 ऐसे आया तो उल्टा है, तो सबसे पहले चौथा, तीसरा, दूसरा, 1। देखिए क्या है, क्या किसी में चौथा, तीसरा, दूसरा, 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 56 का आंसर नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई हैं। 2 संख्याएं घटाई हैं, 83 में 27 घटाया। देखिए 3 में से 7 ना घटा के बच्चे ने 7 में से 3 घटा दिया, तो 4 आ गया, और 8 में से 2 घटाया, 6 घटा दिया। ठीक है, देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने को संबोधित या सीखने का बोध कराता है। ठीक है, देखिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऐसा नहीं है, बच्चा जानता है, बच्चा नहीं जानता तो घटा ही नहीं पाता, उसने घटाया है तो इसका मतलब बच्चा जानता तो है कि, लेकिन तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ठीक है, देखिए क्या है, कौन सा कथन बच्चे घटाव को सीखने का बोध कराता, सीखने का बोध, बच्चा 2 अंक की संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता तो गलत ही ना करता, ये तो आंसर आपका गलत है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है।
हाँ, थोड़ा सा आप उसे बोल सकते हैं कि यह एक गलती है, लेकिन गलती नहीं है। उसे अगर सही पता होता तो जो उसके माइंड में इमेज बन रखी है या उसने जो अवधारणा विकसित कर रखी है वो गलत विकसित कर रखी है, इसीलिए तो उसने गलत किया है। ऊपर से नीचे को माइनस किया जाएगा, ना कि नीचे से ऊपर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या चौथा? अब चौथा ही जो भी है सही होगा। बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या 4 होगा? बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान की गलत धारणाएं मन के अंदर हैं। उसे नहीं पता है कि ऊपर से नीचे घटाना है कि नीचे से ऊपर घटाना है, इसलिए उसके माइंड में हमें फिक्स करना है कि बच्चों ऊपर से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है, ना कि नीचे से ऊपर को। इसलिए ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 ने क्या है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए अधिगम और आकलन, पहले आप अगर कोई नए टीचर हैं, अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो पहले उसे पढ़ाएंगे और कितना आया है उसे आकलन बोलेंगे, और जो पढ़ाएंगे उसे अधिगम बोलेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जाके आप विद्यालय गए हैं तो क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, पहले आकलन तो नहीं करेंगे ना, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, ये आपका क्वेश्चन नंबर सबसे पहला होगा। देखो शिक्षण अधिगम, पहले आप शिक्षण अधिगम करेंगे और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। पहले आप एक अपना मतलब कोई भी है आप बायोग्राफ या बायोडाटा कुछ भी बनाएंगे ना पहले, कि हमें कैसे समझाना है बच्चों को और कैसे वो सीखेंगे और उसका क्या आकलन होगा, सबसे आप पहले यही बना लिया। दूसरा क्या होगा, आपने ये तो बना लिया। दूसरा क्या होगा, प्रगति रिपोर्ट का विकास या बच्चों के अधिगम की प्रगति की प्रपुष्टि और रिपोर्ट का उसका ना, चौथा तो नहीं होगा अभी। पहला देखिए शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन होगा। आप पढ़ाते जाएंगे और उससे आकलन भी करते जाएंगे बच्चों को आ रहा या नहीं आ रहा, तो एक मिनट लिए हम 2 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। अब प्रगति उसकी कैसे होगी, बच्चा उसे सीख रहा है, कैसे सीखेगा उसे और कैसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार, ये एकदम सही है। बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रपुष्टि की रिपोर्टिंग, अब लास्ट में आप रिपोर्ट करेंगे, उसका संचार करेंगे, बांटेंगे आप कैसे क्या हुआ। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो पहले 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है, ऐसा है क्या? 2 1 3 4, हाँ एक ही ऑप्शन आपको देखो लिखा है, चौथा नंबर रखा है 2 1 3 4। ठीक है, तो आप इसे इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो 58 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पहले आप शिक्षण अधिगम और उसके आकलन की एक चार्ट बनाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है, फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, जो आप चीज़ बता रहे हैं उसका धीरे से आप टेस्ट भी ले लेंगे बच्चों से, क्लास में आया कितना ये आप देख लेंगे। फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास, जो भी बच्चों की प्रगति है उसका कैसे हम और विकास कर सकें। फिर चौथा क्या, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, रोमन अंक। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, रोमन में जीरो नहीं होता है, जीरो के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया गया, ना कोई डिनोशन साइन दिया गया है जिससे आप उसे डिनोट कर सको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता है। जैसे क्यों नहीं किया जा सकता है रोमन का, देखते हैं क्या है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं, जितने 1 2 3 4 याद कर लें वैसे रोमन याद कर लेंगे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, क्यों नहीं किया जाता, एक जटिल कार्य तो नहीं है, पर हम इसे 1 मिनट लिए रख लेते हैं। तीसरा क्या देखते हैं, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चौथा क्या है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, बात एकदम सही है। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन इन दोनों में देखते गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, रोमन अंक स्थानीय मान की नियोजन नहीं करते हैं, स्थानीय मान आप उसे ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, इसलिए नियोजन आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे उसमें, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा लास्ट। देखिए क्या बोल रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
ठीक है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे, देखते क्या है, अपने छात्रों को ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा, शिक्षक ने ऐसा क्यों कहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सड़ास खेलने का आनंद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है अभी, पर आगे देखते हैं क्या है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों के आकारों का परिचय कराती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं है। तो क्या बचा आपका, सिर्फ 2 ही है जो सही लग रहा है। बच्चों और शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनकी गहन समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा 60 का। ठीक है। ये सीटेट का आपका दिसंबर 2018 का मैथ का पेपर था। ठीक है। कल हम लोग इसी जुलाई सेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।